नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विभोर मोतला एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सबके सामने करंट अफेयर की नई क्लास के साथ, जिसमें मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वो 10 सवाल जो बने हैं आज रात तक की सुर्खियों से। ये सवाल जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को मोटिवेशन कोटेशन के साथ। लेकिन उससे पहले 79वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए दोस्तों, आज की लाइनें मैं आपके लिए लाया हूं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। दोस्तों, जो देश के काम ना आई वो जवानी बेकार है। लेकिन देश की सेवा सिर्फ सीमा पर ही जाकर नहीं की जा सकती, उसके लिए हमें अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से भी काम करना आवश्यक होगा, क्योंकि हम ही जाकर सरकारी नौकरी में जब जाते हैं तो अलग अलग पदों पर हम आसीन होते हैं। उसके बाद अगर हम अपना अपना कार्य अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से करें तो ये भी देश की सेवा होगी, और ईमानदारी से की गई सेवा से अच्छी कोई सेवा देश की नहीं हो सकती। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का पहला क्वेश्चन है, हम फिलिस्तीन को एक नए देश के रूप में मान्यता देंगे, यानी स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता देंगे। ऑस्ट्रेलिया उन देशों में शामिल है जो अमेरिका के पिछलग्गू देश है, और अमेरिका जो इजराइल का पूर्ण समर्थक है, यानी पूरी तरह से इजराइल को समर्थन देता है। अब ऑस्ट्रेलिया पर जब ट्रंप की मार पड़ी है टैरिफ की, तो ऑस्ट्रेलिया ने भी रिटेलिएट एक्शन करना शुरू कर दिया है। इसके प्रतिक्रिया में ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि हम फिलिस्तीन को एक अलग देश के रूप में मान्यता देंगे। अब ये घोषणा किसने की? तो ये ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है एंथनी एल्बनीज। ये आते हैं और घोषणा करते हैं कि भाई हम भी फिलिस्तीन को अब अलग देश के रूप में मान्यता देंगे, क्योंकि ये सब लोग फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता नहीं देते थे इजराइल का समर्थन करते हुए। लेकिन अब ये अमेरिका से अपनी दूरी बनाना शुरू कर चुके हैं। इसके अलावा जैसा कि हम जानते हैं, फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ये भी सब क्या कर चुके हैं, ये सब भी फिलिस्तीन को अलग राज्य के रूप में मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं। कौन कौन से राज्य? तो उससे पहले कनाडा और फ्रांस और ब्रिटेन। अब ऑस्ट्रेलिया भी ऐसी घोषणा कर चुका है। ये सब वो ये देश हैं जो अमेरिका के पीछे पीछे ही चलते हैं। लेकिन जैसे ही ट्रंप नाम का ग्रहण पूरी दुनिया पर लगा है, उसने पूरी व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। जहां उसने सबसे पहले ब्राजील पर 50% टैक्स लगाए, और वहां के जो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा, उन्होंने भी कह दिया है कि हम डॉलर से बाइकआउट कर देंगे और डॉलर को अपनी अर्थव्यवस्था से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद ऐसा ही उसने चाइना के साथ किया, और चाइना से भी अपने संबंध खराब कर लिए। लेकिन चाइना के बिना उसका कार्य नहीं चल सकता, इसलिए चाइना पर उसको अपने जो टैक्स थे उनको वापस लेना पड़ा। अब जो बारी थी वो थी क्वाड देशों की। क्वाड देशों में जैसा कि हम जानते हैं, क्वाड देशों में जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका आते हैं। अब अमेरिका ने सबसे पहले जापान पर भारी टैरिफ लगा दिए। उसके बाद जापान भी मजबूर है कि वो चाइना के साथ संबंध बनाए और रूस से तेल खरीदे। इसी के बाद जापान ने भी रूस से तेल खरीदना शुरू कर दिया है। उसके बाद भारत पर जब 50% टैक्स लगे, तो भारत ने अपने संबंध चीन के साथ बनाना शुरू कर दिए। साथ ही भारत ने मना कर दिया कि वो रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा, यानी वो किसी दबाव में आने वाला नहीं है, और अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखते हुए वो अपने संबंध का निर्धारण करेगा। इसी के तहत उसने ये भी बोल दिया कि वो कृषि बाजार को अमेरिका के लिए नहीं खोलने वाला है। अब नंबर था क्वाड देश के चौथे सदस्य ऑस्ट्रेलिया का। ऑस्ट्रेलिया पर भी टैरिफ लगे हैं, शायद ही और इसको अमेरिका की ओर से भी धमकी मिलने लगी है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पीएम पहले चीन की यात्रा करते हैं। अब चीन की से संबंध बनाने के बाद इन्होंने घोषणा की है कि वो इजराइल और फिलिस्तीन विवाद में फिलिस्तीन को एक नए राज्य के रूप में मान्यता देंगे। ऐसा करने वाले कौन से देश बन गए हैं? तो ये यूरोप के जो पिछलग्गू देश हैं, यानी जो अमेरिका के अधीन सब अपनी चाले चलते हैं, उसमें चौथे देश बन गए हैं। फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा के बाद चौथे देश बन गए हैं। चलिए अब हम जानते हैं किसके बारे में? तो आज हम जानेंगे इजराइल के इतिहास के बारे में। इजराइल जो एक, यहाँ पर देखिए आप, भारत के अगर हम पश्चिम में चलते हैं, भारत के
पश्चिम में। भारत के जैसे मैंने आपको मैप देखना सिखाया है कि मैप में ये इस वाली साइड कौन सी होती है, पश्चिम। ये वाली साइड हम जाते हैं तो ये होती है पूर्व, और ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण। तो अगर हम भारत से पश्चिम की ओर चलें तो यहाँ पर आपको मिलेगा अरब प्रायद्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप वो भाग जो तीन ओर से पानी से घिरा हो, तो ये तीन ओर से पानी से घिरा होने के कारण दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। अगर हम और आगे चलें तो यहाँ पर एक छोटू सा देश है, मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के किनारे पर, पूर्वी किनारे पर एक छोटू सा देश इजराइल। ठीक है, अब हम अगर इसके इतिहास के बारे में जाने तो इसके लिए हमें यहाँ पर तीन समझौतों का जिक्र करना आवश्यक होगा। जो तीन समझौते कौन कौन से हैं, तो पहला है साइकस पिकॉट समझौता। साइकस पिकॉट समझौते के बाद ब्रिटिश हैसमाइट समझौता और बाल्फोर समझौता 1917 का बाल्फोर समझौता। अब ये तीनों समझौतों के बिना इतिहास, इजराइल के इतिहास को समझना मुश्किल है, क्योंकि इसी के बिना पर इजराइल की स्थापना की गई है। सबसे पहले साइकस पिकॉट समझौता। ये समझौता तब हुआ जब विश्व में प्रथम वर्ल्ड वॉर छिड़ा हुआ था, और प्रथम वर्ल्ड वॉर से पहले ही जो जिसमें मित्र राष्ट्र यानी फ्रांस, ब्रिटेन, ये सब देश थे, और इन्होंने वर्ल्ड वॉर किसके साथ किया, तो इसमें वर्ल्ड वॉर हुआ अपने जर्मनी के साथ, ओटोमन एम्पायर के साथ और हंगरी के साथ। एक तरफ ओटोमन एम्पायर, हंगरी और जर्मनी थे, तो दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और इटली थे। अब इन दोनों के बीच युद्ध होता है, लेकिन युद्ध से पहले ही, जैसा कि हम आज तक भारत के सापेक्ष में भी देखते आए हैं कि ये अंग्रेज अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, ऐसा ही फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध शुरू होने से पहले ही एक समझौता किया, जिसको हम साइकस पिकॉट समझौते के नाम से जानते हैं। इस समझौते में क्या हुआ, फ्रांस और ब्रिटेन ने युद्ध से पहले यानी 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू होने से पहले ही इस भूमि को, ये वाली भूमि को आपस में बांट लिया। इन्होंने क्या कहा कि ये वाला क्षेत्र जिसमें तुर्की, सीरिया और जॉर्डन है, इसको फ्रांस ने बोला कि इसको तो हम रख लेंगे, बाकी ये इराक, ईरान और सऊदी अरब वाला हिस्सा ये किसको चला गया, ये जाएगा ब्रिटेन को। ब्रिटेन ने कहा ये हमारे पास आना चाहिए। और जहां तक बात है, ये जिसे हम आज इजराइल के नाम से जानते हैं, ये हिस्सा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से शुरू किया जाएगा। इसके पीछे क्यों, क्या कारण था कि इसको अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अधीन रखने की बात हुई, हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, फिर दूसरा समझौता जो हुआ वो हुआ ब्रिटिश सरकार और हैसमाइट परिवार के बीच। हैसमाइट परिवार कौन सा था, तो यहाँ पर एक साम्राज्य था अरब प्रायद्वीप में, ये बहुत बड़ा साम्राज्य था जिसे हम ओटोमन एम्पायर के नाम से जानते हैं या तुर्क साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अब तुर्क साम्राज्य में एक जॉर्डन में परिवार था जिसका नाम था हैसमाइट परिवार। ब्रिटिश जाते हैं और हैसमाइट परिवार से बात करते हैं कि जैसे ही हम युद्ध जीत लेंगे आपको बहुत बड़ा हिस्सा देंगे, जैसा कि अंग्रेज हमेशा भारत में या विश्व के किसी भी क्षेत्र में करते आए हैं। वो पहले किसी क्षेत्र में जाते हैं, वहां पर देखते हैं कि इस क्षेत्र के लोगों को कैसा बांटे जा सके। जैसे भारत में आकर उन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच में बांटने का काम किया, ऐसे ही वो हर जगह गए और उन्होंने यही कार्य किया। तो वहां पर हैसमाइट परिवार के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर हम तुर्क साम्राज्य से ये युद्ध जीतते हैं तो आपको एक बड़ा क्षेत्र राज्य करने के लिए दिया जाएगा। तो ये समझौता हुआ हैसमाइट परिवार और ब्रिटिश सरकार के बाद। तीसरा समझौता था बैलफोर समझौता। बैलफोर समझौता ये ब्रिटिश सरकार ने यहूदियों के साथ किया और यहूदियों को ये आश्वासन दिया कि युद्ध जीतने के बाद जो ये इजराइल का क्षेत्र है इसे हम आपको दे देंगे रहने के लिए, यानी एक यहूदी देश के रूप में इस जगह को हम मान्यता देंगे। तो ये तीन समझौते अंग्रेजों ने किसके साथ किए, अलग अलग देशों के उनके समूहों के साथ किए और वहां पर देशों को तोड़ दिया। जब ये युद्ध अंग्रेज जीत गए, मित्र देश जीत गए, तो उसके बाद जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ एक विचार उत्पन्न हुआ जिसमें जर्मनी के लोगों ने कहा कि हमारी हार का जिम्मेदार ये यहूदी लोग हैं, क्योंकि इन्होंने इनके साथ गद्दारी की है और अंग्रेजों के साथ मिलकर उन्हें हराया है। इसके बाद जन्म होता है हिटलर का।
हिटलर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों का नरसंहार करता है, और उसका कारण यही था कि उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मित्र देशों का साथ दिया था। अब इसके बाद जब उन पर क्या होता है, ये अत्याचार होता है, अत्याचार इतना बड़ा था कि उसे होलोकॉस्ट के नाम से आज भी जाना जाता है। उसने छोटे छोटे चैम्बर बनाए हुए थे जहां पर वो यहूदियों को भरकर उसमें गैस छोड़ दिया करता था। यहूदी एक ऐसा धर्म है जिसपे हमेशा से ही अत्याचार होता आया है। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जीत जाते हैं तो अंग्रेज अपने उस समझौते को निभाते हुए यहाँ पर इन्हें एक देश देते हैं जिसे आज हम इजराइल के नाम से जानते हैं। तो ये कब दिया गया? 1946 में इजराइल यहूदियों को दे दिया गया। अब इसके बाद की जो घटनाएं हैं ये इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में शुरू होती हैं। इजराइल तीनों धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए मैप के माध्यम से समझिए, ये 1946 का मैप है जिसमें यहूदी लोग धीरे धीरे कर ये फिलिस्तीन वाले हिस्से में बसने लगे हैं। जो ये आप व्हाइट वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पर इजरायली लोग यानी यहूदी लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे कर बस रहे हैं। ये ग्रीन वाला जो क्षेत्र है ये फिलिस्तीन के लोगों का है यानी अरब लोगों का है। उसके बाद ये 1947 में, कब की बात है? तो 1947 में धीरे धीरे ये यहूदी लोग बढ़ने लगे और जो फिलिस्तीनी थे वो सिमटने लगे। उसके बाद अगर 1949 से और 1967 के बीच ये क्षेत्र और बढ़ता गया और फिलिस्तीन का क्षेत्र और सिमटता गया। अब 1967 के पास फिलिस्तीनियों के पास दो ही क्षेत्र बचे थे। ये वाला क्षेत्र जिसे हम गाजा पट्टी के नाम से जानते हैं और ये वाला क्षेत्र जिसे हम वेस्ट बैंक के नाम से जानते हैं। वेस्ट बैंक 1967 का साल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस साल में ही 6 दिवसीय वॉर होता है। 6 दिवसीय वॉर किसके बीच होता है? तो जॉर्डन, सीरिया और बाकी अरब देश मिलकर इजराइल पर हमला करते हैं जिसमें मिस्र भी शामिल है। लेकिन इजराइल अकेले ही इन्हें 6 दिन में हरा देता है, यानी अरब के सारे देशों को इजराइल अकेले ही 6 दिन में हरा देता है। उसके बाद कई देश इजराइल को राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हैं। आज की स्थिति की बात करें तो ये आपको जो ग्रीन वाला क्षेत्र दिख रहा है ये है फिलिस्तीन। ग्रीन वाला ये वाला और ये वाला क्षेत्र फिलिस्तीन है। लेकिन आज ये गाजा पट्टी पर भी इजराइल ने बमबारी कर इसको भी लगभग ध्वस्त कर दिया है। यानी अगर मैं यहाँ से ग्रीन ये क्षेत्र हटा भी दूं और इसको व्हाइट कर दूं तो ऐसा ही क्षेत्र रह चुका है। इसका कारण क्या है कि 7 अक्टूबर 2023 को इस गाजा पट्टी में रहने वाले हमास जो एक आतंकवादी संगठन है, अभी भारत सरकार ने उसको आतंकवादी संगठन नहीं घोषित किया है लेकिन यूएन द्वारा उसको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। वो इजराइल में एक फेस्टिवल के दौरान यहूदियों पर हमला करता है और बर्बरता पूर्वक वहां पर नरसंहार करता है और कुछ लोगों को अपने साथ बंदी बनाकर यहाँ से गाजा पट्टी में ले जाता है। अब इसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए इजराइल इस पर बमबारी कर देता है और जब से इतनी बमबारी इजराइल इस पे कर चुका है कि यहाँ इंसान के साथ बिल्डिंगों का भी नामो निशान खत्म हो चुका है। यानी सब जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग थी मलबे में सब परिवर्तित हो चुकी है। यानी अगर मैं यहाँ से अगर ये ग्रीन हटाकर इसको व्हाइट भी कर दूं तो ऐसी स्थिति आज है। यहाँ पर ये क्षेत्र है वेस्ट बैंक और यहाँ पर एक शहर है जेरूसलम जो तीनों धर्म के लिए काफी महत्वपूर्ण शहर है क्योंकि यहाँ पर तीनों धर्म जिसमें यहूदी, ईसाई और मुसलमान अपने अपने धार्मिक आस्थाओं के कारण जुड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं, ये है जेरूसलम की महत्वपूर्ण बिल्डिंग जिसे हम अल अक्सा मॉस्क यानी मस्जिद के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आपको जो दिख रही है ये अल अक्सा मस्जिद है जो ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। ये पश्चिमी दीवार जो यहूदियों के लिए महत्वपूर्ण है और ये डोम ऑफ रॉक जो ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है। ये देखिए पश्चिमी दीवार, यहूदी यहाँ पर आकर अपना क्या करते हैं, अपनी प्रेयर करते हैं दीवार से सर लगाकर। उसके बाद ये डोम ऑफ रॉक ये ईसाइयों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ईसाइयों का जो ईसा मसीह थे उनका जन्म यहीं का बताया जाता है। और ये अल अक्सा मस्जिद जो मुसलमानों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुसलमानों में जो उनके पैगंबर हुए मोहम्मद साहब कहते हैं कि उन्होंने ही यहाँ से ही जन्नत की यात्रा शुरू की थी। तो तीनों धर्मों के लिए ये महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए इस पर
तीनों देश चाहते हैं, तीनों धर्म चाहते हैं कि उनका अधिकार रहे। दरअसल यूएन भी इस बात का जिक्र कर चुका है कि इसको अंतरराष्ट्रीय कानून के अंदर इस शहर को लाया जाए। अब इस पर इजराइल के सैनिकों का दबदबा रहता है और इसकी सिक्योरिटी की जो जिम्मेदारी है वो इजराइल के सैनिकों के पास है। ये देखकर अरब के देश काफी आग बबूला रहते हैं और उनके बीच में इजराइल को लेकर नफरत फैली हुई है। चलिए दोस्तों, ये थी इजराइल की कहानी। अब गाजा पट्टी पर जो इजराइल की कार्रवाई हुई है उसको देखते हुए ऑस्ट्रेलिया ने उसकी निंदा की है और कहा है कि ये मानवीय कानूनों के खिलाफ है। और इसके बाद इस ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि यूएन की अगली सभा में यानी 80वें सत्र की सभा जो होगी उसमें फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता देगा। तो चलिए दोस्तों, ये थी पूरी इजराइल की कहानी। आशा करता हूँ आपको ये पूरी समझ आई होगी। तो कब इसका ऑप्शन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन होगा सितंबर 2025 को ये मान्यता देने वाला है। अब हम अपनी परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर भी एक नजर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बात की इजराइल की। इजराइल जिसकी राजधानी तेल अवीव है। क्या राजधानी है इसकी? तेल अवीव। क्योंकि तेल अवीव भारत इसकी राजधानी मानता है, वहीं इसकी राजधानी यूएस और इजराइल अपने आप को जेरूसलम को अपनी राजधानी बताते हैं, लेकिन भारत क्या मानता है? तेल अवीव इसकी राजधानी मानता है। अगर बात करूं इसकी संसद की, तो यहाँ पर संसद को हम नेसेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तो नेसेट के नाम से यहाँ की संसद को जानते हैं। यहाँ की मुद्रा न्यू शेकेल है। तो यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है। ठीक है। तो और अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जानकारी करें तो भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित देश है। पूर्वी किनारे पर स्थित देश है। ठीक है, पूर्वी किनारे पर स्थित देश है। चलिए एक बार मैप में आपको मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया हमारा इजराइल। कहाँ पर? ये रहा इजराइल। यहां पर एक झील है जिसे हम मृत सागर के नाम से जानते हैं। कौन सी झील है? तो मृत सागर नाम की झील है। और ये एशिया का सबसे निचला बिंदु है। एशिया का सबसे निचला बिंदु कौन सा हुआ? मृत सागर है। अब मृत सागर के ऊपर, यहाँ पर मृत सागर है तो यहाँ पर इसके ऊपर एक झील है जिसे हम गैलीलियो सागर के नाम से जानते हैं। झील सागर के नाम से जानते हैं। अब इन दोनों को बीच में जोड़ने वाली नदी है, उसको हम जॉर्डन नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी होगी? जॉर्डन नदी। किसको जोड़ने वाली? तो गैलील सागर ये झील हो गई और ये नदी हो गई जॉर्डन नदी। और ये जाति कहाँ पर मिलती है? तो यह है मृत सागर। और ये दुनिया की दूसरी सबसे खारी झील। ठीक है, ये इतनी खारी है कि यहाँ पर अगर आदमी लेट जाए तो वो डूबता नहीं है, वो तैरता रहता है। इतनी इसमें लवणता इतनी अधिक है। मृत सागर दुनिया की सबसे खारी झील है। और पहली कौन सी होगी अगर दूसरी है? तो पहली है वॉन गोलू झील। ये कहाँ पर है? तो ये तुर्की में है। ठीक है, तो पहली कौन सी हुई? वॉन गोलू और दूसरी मृत सागर। अगर बात करूं मैं गैलील की, तो ये एशिया की या दुनिया की दूसरा सबसे
सबसे निचला बिंदु, दूसरा सबसे निचला बिंदु, ठीक है। दुनिया का दूसरा सबसे निचला बिंदु, पहला कौन सा हुआ, मृत सागर। एशिया के साथ साथ दुनिया का भी दूसरा सबसे निचला बिंदु है, ठीक है। तो ये होगी हमें पूरी जानकारी किसके बारे में, तो ये होगी इजराइल के बारे में पूरी जानकारी। अब दूसरा हमने जो देश इसमें पढ़ा वो है ऑस्ट्रेलिया। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी पूरी जानकारी ले लेते हैं। ये रहा हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो ये ओशनिया महाद्वीप का हिस्सा है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं, ओशनिया महाद्वीप, ठीक है। ये एकमात्र महाद्वीप है जिसका नाम एक देश के नाम पर है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ, तो ऑस्ट्रेलिया ही इसका सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, तो कैनबरा इसकी राजधानी है। क्या राजधानी हुई, कैनबरा इसकी राजधानी हुई। इसके बारे में और जानने वाली क्या बात है कि क्षेत्रफल के हिसाब से ये सबसे बड़ा देश हुआ यहाँ का। यहाँ पे जनसंख्या में जो ये महाद्वीप है कौन से स्थान पर है, तो जनसंख्या में छठे स्थान पर है। वहीं क्षेत्रफल के हिसाब से ये दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है, दुनिया का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप किस लिए प्रसिद्ध है, ये अपनी प्यासी भूमि, किसके लिए प्रसिद्ध है, ये रेगिस्तान की, यानी इसे प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, क्योंकि इसके लगभग 70% क्षेत्र पर सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता है ना। इसके 70% क्षेत्र पर रेगिस्तान पाया जाता है। अगर बात करें यहाँ की ओशनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो विल्हेम पर्वत ओशनिया की, यानी पूरे महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी विल्हेम पर्वत है, जो आपको फिजी देश में देखने को मिलती है। वहीं अगर बात करूं ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ऑस्ट्रेलिया देश की सबसे ऊंची चोटी कोजी ऑक्सी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर आपको एक पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी जिसे हम ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। यहाँ पर पर्वत श्रृंखला कौन सी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो कहाँ पर है, तो यहाँ पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज इनकी पड़ती है। इसमें यहाँ पर एक परवाल भित्ति भी पाई जाती है, जिसे हम कहाँ पर पाई जाती है, तो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर एक संरचना ग्रेट बैरियर रीफ के नाम से हम जानते हैं, अगर बात करूं यहाँ की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो यहाँ की सबसे बड़ी झील आयर झील, और यहाँ का सबसे निचला बिंदु भी है, ठीक है। सबसे निचला बिंदु भी कौन सा है, तो ये आयर झील है। तो सबसे ऊंचा बिंदु कौन सा हुआ, कोजिऑक्सी, और सबसे निचला बिंदु आयर झील। तो ये पूरी जानकारी आपके ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब यहाँ पर एक हमारी जानकारी बचती है, वो है UN के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 नवंबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना होती है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क जो हडसन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ पर है, तो हडसन नदी के किनारे स्थित शहर है। इसे हम बिग एप्पल या गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं, ठीक है। इसके ये उपनाम हो गए। अब इसके बाद अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र में 5
परमानेंट यानी स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य। ये अस्थायी सदस्य हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं और स्थायी सदस्य ये परमानेंट है यानी हमेशा 5 सदस्य बने रहते हैं। तो 5 सदस्य कौन कौन से हैं? यूएसए के साथ यूके यूनाइटेड किंगडम है, उसके बाद रूस, चीन और फ्रांस। और इन पांचों के पास क्या होता है? तो इनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर का मतलब अगर यहाँ पर कोई प्रस्ताव पास होता है और पांचों में से किसी एक देश को भी मंजूर नहीं तो वो अपनी वीटो पावर लगाकर उस प्रस्ताव को रोक सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 5 देश। अब यूएन के अंग की बात करें तो यूएन के 6 अंग होते हैं। यूएन के कितने अंग हैं? तो यूएन के 6 अंग होते हैं। और 6 अंग कौन कौन से हैं? तो पहला अंग इसका है महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। एक है सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद। एक न्यास परिषद। एक हो गया तुम्हारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो द हेग नीदरलैंड में स्थित है। तो कितनी संस्था हो गई? यूएनजीए संयुक्त परिषद, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद। एक है आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो पांचवा हुआ हमारा आर्थिक और सामाजिक परिषद। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होगा, न्याय परिषद होगा, सुरक्षा परिषद हो गया। एक बचता है इनका सेक्रेटरीट यानी सचिवालय। तो ये 6 यूएन के अंग होते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में। चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दिए गए में से कौन से 2 विधेयक हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा में पारित किए गए? तो दोस्तों अभी क्या है, हमारे जो खेल मंत्री हैं, हमारे यहाँ पर खेल मंत्री हैं जिनका नाम है मनसुख। खेल में होता है हमारे मन को सुख, तो मनसुख मांडविया हमारे यहाँ पर खेल मंत्री हैं। और भारत क्या चाहता है कि 2036 में ओलंपिक का आयोजन कहाँ पर हो? आयोजन भारत में हो। ठीक है, तो ये चाहता है कि 2036 में ओलंपिक का आयोजन भारत में हो। इसी के लिए इन्होंने अपने यहाँ पर 2 बिल पास किए। कौन कौन से? एक है नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल। और दूसरा बिल कौन सा है? दूसरा बिल है नेशनल एंटी डोपिंग बिल। तो ये 2 बिल अभी भारत सरकार ने राज्यसभा और लोकसभा में से पास किए हैं। अगर इन पर राष्ट्रपति साइन कर देते हैं तो क्या होगा? ये सब कानून बन जाएंगे। ठीक है, अभी इस पर किसने साइन किए हैं? तो हमारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो लोकसभा और राज्यसभा के, उनके समर्थन से ये पास हो चुका है। क्योंकि भारत 2036 में अपने यहाँ ओलंपिक कराना चाहता है। तो भारत चाहता है कि भारत में खेल प्रशासन में सुधार हो और यहाँ खिलाड़ियों की सुरक्षा बनी रहे। साथ ही वैश्विक एंटी डोपिंग जो एजेंसी है, जिसे हम वाडा के नाम से जानते हैं, उसके मानकों के अनुरूप हमारे यहाँ कार्य हो। तो इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या होगा? पहला उद्देश्य क्या होगा इसका? कि खेल प्रशासन में सुधार करना। भारतीय खेल प्रशासन में सुधार, ये हमारा पहला उद्देश्य होगा। ठीक है, इन बिलों का दूसरा उद्देश्य क्या होगा? खिलाड़ियों की सुरक्षा हो, ऐसा भी भारत चाहता है। तीसरा उद्देश्य क्या होगा? तीसरा इसका उद्देश्य है जो वाडा है यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के मानकों के अनुरूप संशोधन, यानी इसके मानकों के अनुरूप जो है हम संशोधन करें और अपने आप को इनके मानकों के अनुसार ढाल लें, ऐसा चाहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई इस बिल के बारे में।
अब ये बिल बनता कब है? तो हमारे यहाँ संसद, जिसकी व्यवस्था हमारे यहाँ अनुच्छेद 79 में की गई है, और इसमें बताया है संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? संसद के 3 अंग, जिसमें पहला अंग लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कौन? तो एक होता है राष्ट्रपति, ठीक है। लोकसभा जो हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा हमारे यहाँ पर अनुच्छेद 80 में है, और भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये 52 में कहा गया है। अब जब भी कोई बिल संसद में लाया जाता है तो पहले या तो वो लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा। अगर वो लोकसभा से पास हो जाता है तो फिर राज्यसभा भेजा जाएगा। उसके बाद अगर वो राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो उसके बाद आता है हमारे राष्ट्रपति जी के पास। राष्ट्रपति जी अगर उस पर सहमति दे दें, यानी हस्ताक्षर कर दें, तो उसके बाद क्या बनेगा? वो कानून में परिवर्तित हो जाता है। तो ये प्रक्रिया है हमारे यहाँ किसी भी बिल के कानून बनने की। यानी अगर मैं इधर से बिल को संसद में घुसाऊं तो जब ये राष्ट्रपति साइन करने के बाद बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा? कानून। यानी इस मशीन से बिल घुसेगा और इस मशीन से क्या निकल जाएगा? इधर कानून निकल जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है कानून बनाने की हमारे देश में। चलिए, अच्छा, अभी हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है वाडा। वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या? तो वाडा, वाडा ये क्या हो गया? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 10 नवंबर 1999 को हुई। तो कब हुई इसकी स्थापना? तो 10 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना हुई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर इसका मॉन्ट्रियल कनाडा में है। कनाडा मॉन्ट्रियल में इसका मुख्यालय है। ऐसे ही भारत में भी एक नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। कौन सी? तो उसे नाडा के नाम से जानते हैं। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 24 नवंबर 2005 को इसकी स्थापना होती है। और इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। यानी विश्व में खेलों में नशे को दूर रखना वो कौन करेगा? वाडा करेगा। वो भारत के एथलीट नशा ना कर ले, इसका ध्यान रखना, या कोई ऐसी प्रतिबंधित दवा का सेवन ना कर ले, इसका ध्यान रखना नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का कार्य है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में 2025 का बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? दोस्तों, हमारे यहाँ पर एक गांव है जिसे हम तीर्थ गांव के नाम से जानते हैं। तीर्थ गांव। और ये कहाँ पर है? तो ये एक तालुका पड़ती है जिसे हम कुदगोल तालुका के नाम से जानते हैं। कुदगोल तालुका। और ये तालुका कहाँ पर है? तो ये किस जिले में है? तो धारवाड़ जिले में है। धारवाड़ जिला। और ये धारवाड़ जिला कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक का एक जिला है। कहाँ का? कर्नाटक राज्य का एक जिला है। अब इसमें एक स्वयं सेवता समूह है। कौन सा है? स्वयं सहायता समूह, यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप। और जिसका नाम क्या है? बीबी फातिमा महिला स्वयं सहायता समूह, इस नाम से ये जाना जाता है। ठीक है। इसमें लगभग 15 सदस्य काम करते हैं। और वो सदस्य कौन होती है? तो ये महिलाएं सदस्य हैं। 15 महिलाएं इसमें काम करती हैं। इसकी स्थापना इन्होंने 2018 में की थी। तो इसकी स्थापना भी लिख लीजिए, स्थापना इसकी 2018 में की। ठीक है। और ये इन्हें अभी यूएनडीपी का इक्वेटर पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इन्हें कौन सा सम्मान मिला? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का इक्वेटर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया। अब ये पुरस्कार है, ये किस लिए दिया जाता है? तो ये जो सतत विकास वाली खेती जो करते हैं, यानी पर्यावरण अनुकूलन खेती, किसके लिए? तो पर्यावरण अनुकूलन खेती। ठीक है। उसके साथ ही इन्होंने
जो बाजरा मिलेट है उसके बीजों को बढ़ावा दिया और क्या खोला, सामुदायिक बीज केंद्र। और मिलेट यानी बाजरा के को बढ़ावा। तो इस सब कार्य के लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के इक्वेटर पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। अब ये पुरस्कार में होता क्या है, तो इसमें $10,000 की इनको सहायता दी जाएगी। $10,000 की सहायता नहीं, पुरस्कार दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये पुरस्कार है। और ये पुरस्कार किसको मिला है, तो ये 9 देशों के पुरस्कार दिया गया है। और 9 देशों में एक देश कौन सा है, एक देश भारत भी है। और भारत में ये पुरस्कार 10 लोगों को मिला है, 10 लोगों को ये पुरस्कार मिला है। तो भारत में भी 10 लोगों ने ये पुरस्कार जीता है। अब इन्हें $10,000 की सहायता दी जाएगी। ठीक है, अगर बात करूं इसकी थीम की, तो इसकी थीम क्या है, प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई। तो इसकी थीम भी लिख लीजिए, थीम 2025 प्रकृति आधारित जलवायु कार्यवाही। प्रकृति आधारित जलवायु कार्रवाई के लिए महिला और युवा नेतृत्व। ठीक है, तो ये इसकी थीम हो गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। एक चीज बची हमारी बस, वो है हमारा UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। अब ये कौन सी रिपोर्ट जारी करता है या कौन सा सूचकांक निकालता है, तो इसका एक प्रसिद्ध सूचकांक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। आप याद रखेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन सी संस्था निकालती है, तो कौन निकालती है, UNDP निकालती है। और इसके सदस्य देश कितने हैं, तो इसके सदस्य देशों की संख्या 177 है। UNDP कौन सा सूचकांक निकालेगी, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालेगी। अब इसमें भारत की रैंक कितनी आई है, तो 130 इसमें भारत की रैंक है। चलिए, तो ये है सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसे फातिमा बीबी के नाम से हम जानते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में लोकसभा में पारित भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस पहल से जुड़ा हुआ है, जिसका लक्ष्य भारत को वैश्विक शीर्ष समुद्री राष्ट्र बनाना है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये सागरमाला कार्यक्रम के तहत जुड़ा हुआ है। ठीक है, अभी क्या हुआ है कि लोकसभा में 12 अगस्त को कब 12 अगस्त को एक बिल पास कराया गया। किसके लिए, तो जो हमारी समुद्र में जो हम व्यापार करते हैं वहां पर जो बंदरगाह हैं, तो बंदरगाह के लिए एक विधेयक लाए हैं, जिसे हम भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 के नाम से जान रहे हैं। तो कौन सा पास कराया, तो भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025। ठीक है, तो ये विधेयक हमने अभी पास कराया है। किस लिए, किस लिए कराया गया है, तो बंदरगाह शासन को आधुनिक बनाना। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो हमारे यहाँ बंदरगाह शासन है, बंदरगाह शासन इसको आधुनिक बनाना। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर बंदरगाह शासन है उसको आधुनिक बनाना, व्यापारिक प्रक्रियाओं को सरल करना, इसका ये उद्देश्य है। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया, सागरमाला कार्यक्रम के तहत बनाया गया है। चलिए, तो ये है हमारे बंदरगाह। कौन कौन से बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाह हैं, तो ये है भारत का तटीय क्षेत्र। यहाँ पर है हमारा राज्य गुजरात। गुजरात में 2 बंदरगाह हैं, कांडला और वडीनार। कांडला जो बंदरगाह है ये व्यस्तम बंदरगाह है भारत का। ठीक है, यहाँ सबसे ज्यादा क्या होता है, व्यापार। अब ये 2 बंदरगाह कहाँ पे हैं, तो महाराष्ट्र के 2 बंदरगाह हैं। मुंबई जो प्राकृतिक है
और JNPT जिसे हम नावा सेवा के नाम से जानते हैं, ये भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह है। नीचे मुरमुगांव, ये गोवा में है, ठीक है, मंगलोर कर्नाटक का और कोचीन केरल का। अब ये तीन ये तमिलनाडु के हैं। कहाँ के हैं? तमिलनाडु, जिसमें एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन, ठीक है, तीनों एन्नोर, चेन्नई और तूतीकोरिन। उसके बाद विशाखापत्तनम, ये कहाँ पर है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। पारादीप उड़ीसा और हल्दिया और कलकत्ता ये पश्चिमी बंगाल के। तो ये प्रमुख 12 बंदरगाह हैं जो बड़े बंदरगाह भारत के। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में भारत ने फिजी को मानवीय सहायता के रूप में कितने टन लोबिया के बीज भेजा है? तो भारत जो है अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी, जिसमें हम क्या है, जो हमारे पूर्वी देश हैं उनके साथ हम व्यापार को बढ़ाना, साथ ही उनसे संबंध अच्छे विकसित करना, ये हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है। कौन सी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो इसके थ्रू हमने फिजी को कितने 5 मीट्रिक टन का लोबिया, किसके? लोबिया के बीजों का क्या किया है? निर्यात किया है, ठीक है। ये हमने किसको? फिजी को भेजे हैं। फिजी जो कहाँ का देश है? तो फिजी प्रशांत महासागर में स्थित एक देश है। प्रशांत महासागर में ओशेनिया महाद्वीप या ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का हिस्सा है। और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी सुवा इसकी राजधानी है। तो सुवा हो गई इसकी राजधानी, ठीक है। तो 5 टन लोबियो का हमने इसके साथ क्या किया है? व्यापार किया है। और इसकी मुद्रा तो फिजियन मुद्रा इसकी क्या हो गई? तो फिजियन डॉलर इसकी मुद्रा है। चलिए, तो ये हम इनके साथ समझौता करते हुए जिसमें हम लोबिया के बीज भेज रहे हैं। अब एक बार देख लेते हैं, ये हो गया हमारा ओशेनिया महाद्वीप। ओशेनिया महाद्वीप में एक छोटा सा देश, आपको लेंस लगाकर देखना पड़ेगा। देखें, ये है फिजी देश। आपको देश कौन सा है? फिजी। और ये है इसकी राजधानी सुवा। ये है फिजी और ये फिजी की राजधानी सुवा। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित एक देश है, ओशेनिया महाद्वीप का एक छोटा सा देश फिजी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में इमेजेस रिपोर्ट के अनुसार 2024-25 विपणन वर्ष में भारत में सोयाबीन तेल का आयात की अनुमानित मात्रा कितनी है? तो भारत में मैंने आपको बताया था सोयाबीन के तेल में क्या हुई है? सोयाबीन तेल आयात बढ़ा है भारत में। और किसका घटा है? तो पाम ऑयल इसका आयात घटा है, यानी पाम ऑयल हम कम खरीद रहे हैं और सोयाबीन ऑयल ज्यादा खरीद रहे हैं। पाम ऑयल बहुत खतरनाक तेल है जिसका प्रयोग जो टूथपेस्ट है उनको बनाने में, साबुन बनाने में, इन सब बनाने में, क्रीम बनाने में इनको उपयोग किया जाता है। लेकिन पाम ऑयल का उपयोग जो आप चिप्स खाते हो उसमें भी होने लगा है, जो स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक है। इसलिए चिप्स नहीं खाने हैं, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। नहीं तो पाम ऑयल खाओगे और नस ब्लॉक हो जाएंगे, ठीक। तो अभी क्या है कि पाम ऑयल का आयात घटा है, वहीं सोयाबीन ऑयल का आयात बढ़ा है। अभी कितना आयात किया है हमने? तो 55 लाख टन। इस साल हमने 55 लाख टन आयात किया है। और कौन से वर्ष की बात है? तो 2024 और 25 में इतने लाख टन का हमने आयात किया है। अगर वहीं बात करें पिछले वर्ष यानी 2023-24 में, 2023-24 में ये आयात 38.4 टन था, ठीक है। 34.4 लाख टन था। तो ये इतना बढ़ गया है, ठीक है। लगभग इसमें 60% की वृद्धि देखने को मिली है। कितने परसेंट की? तो 60% की वृद्धि देखने को मिली है। वहीं बात करें हैं अगर पाम ऑयल की, तो पाम ऑयल में 13% की गिरावट देखने को मिली है, यानी पाम ऑयल हमने खरीदना कम कर दिया है। जहां
ये 78 लाख टन खरीदा जा रहा था, अब इसमें 13% की कमी हो गई है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, तो ये सोयाबीन तेल हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। और क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कैबिनेट ने कितने नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो हमारे यहाँ पर जो कैबिनेट है, क्या है हमारे यहाँ पर कैबिनेट ने क्या किया है, अभी 3 राज्यों में 46,000 करोड़ की मदद से चार सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी। तो कितनी? 4 सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी है, यानी चिप बनाने वाले कारखानों की स्थापना की मंजूरी दी है। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो यहाँ पर उड़ीसा, पंजाब और आंध्र प्रदेश, इनको क्या मिली है? ये जिम्मेदारी मिली है कि आप अपने अपने यहाँ पर जाकर क्या लगाएंगे? ये सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगाएंगे। तो उड़ीसा में 2 हैं, पंजाब में 1 है और आंध्र प्रदेश में 1 है, टोटल 4 हैं। और इसके लिए खर्च कितना होगा? तो 46,000 करोड़ का खर्च होगा, यानी ये लगाने के बाद हमें इतने की खर्च करेंगे। साथ ही इसमें कुछ निवेश की भी संभावनाएं जताई जा रही है, जिससे भारत में आने वाले दिनों में रोजगार काफी बढ़ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 7। तो ये सेमीकंडक्टर चिप जो आने वाले में भारत अपना स्वयं का उत्पादन करेगा, यानी चाइना पर डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी। ब्लू पिंक गिल मशरूम किस राज्य के वन क्षेत्र में हाल ही में खोजा गया है? तो ये जो है ये क्या है? ये एक दुर्लभ ब्लू पिंक क्या है? मशरूम है। किसकी प्रजाति है? तो ये मशरूम की प्रजाति है। और मशरूम की कैसी? दुर्लभ, यानी बड़ी मुश्किल से मिलने वाली क्या है? प्रजाति है। किसकी? मशरूम की। कैसी है ये? तो नीले रंग की है। नीले रंग की प्रजाति है। ठीक है, इसका रंग कैसा है? एकदम नीला है। और ये पाई कहाँ गई है? तो इसको पाया गया है तेलंगाना में। तेलंगाना जिसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद। तो तेलंगाना के कागज नगर वन प्रभाग में ये पाई गई है। चलिए एक बार आपको दर्शन भी कर ले। तो कैसी है? देखिए शर्मा जी, ये कैसी है? एकदम नीली है ना? तो कैसी है? एकदम नीली है। कहाँ पाई गई है? तेलंगाना में पाई गई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, 2025 के लिए पुरुष आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो जुलाई 2025 में पुरुष क्रिकेटर प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? तो इसमें पुरुषों में हमारे कौन है? तो पुरुषों में हमारे शुभमन गिल। ये कौन है? तो भारतीय क्रिकेट टेस्ट टीम के कप्तान हैं। टेस्ट टीम के कप्तान हमारे कौन है? तो ये हमारे शुभमन गिल हैं। और इन्होंने अभी जुलाई महीने में कितने रन बनाए हैं? तो जुलाई महीने में इन्होंने 567 रन बनाए हैं। और इनका औसत लगभग 94 का रहा है, यानी हर मैच में लगभग 94 रन ये बना रहे थे, इसीलिए इन्हें प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं अगर बात करूं महिलाओं में कौन बनी है? महिलाओं में इंग्लैंड की सोफिया डेके महिलाओं में जुलाई महीने के प्लेयर ऑफ द मंथ चुनी गई है। तो ये हमारे शुभमन गिल जी हैं, जो हमारे क्या है? मेंस क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में किन वाहनों पर फिलहाल प्रतिबंध लगाने से में राहत दी है? तो अभी क्या हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? हमारे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो 10 साल पुराने
वाहन हैं और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन हैं, पेट्रोल वाहन हैं। अब इन पर क्या है, इन पर जब्ती यानी इनकी जब्ती और बंद करने के लिए कार्यवाही नहीं होगी, करने के लिए कार्यवाही नहीं होगी। कब तक नहीं होगी, जब तक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, केस चल रहा है। लगभग 4 हफ्ते का इस पर राहत दी है कि 4 हफ्ते तो आप इनको जब्त नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में सरकार भी अपने अब वक्तव्य से बदल गई है। सरकार ने भी कहा है कि कोई भी गाड़ी है उसका ये निर्णय कि वो सड़क पर चलेगी नहीं चलेगी, उसका फिटनेस सर्टिफिकेट साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट करेगा, ये नहीं कि वो कितने दिन पुरानी है। तो अब ये ऐसा लग रहा है कि कुछ दिनों में ये राहत मिल जाएगी और ये बैन जो लग चुका था दिल्ली एनसीआर में हट जाएगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार और जो हमारा पर्यावरण विभाग है कोई नए प्रस्ताव पर विचार करे जिससे लोगों को इसके बदले राहत मिल सके, क्योंकि बहुत सी गाड़ियां ऐसी हैं जो कुछ किलोमीटर भी नहीं चली, फिटनेस सर्टिफिकेट भी बढ़िया है, अब उनको सिर्फ स्क्रैप में डाल देना इस वजह से कि उनकी उम्र हो गई है, तो ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी गलत होगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।